हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पाचन तंत्र की शुरुआत कर दी थी और उससे पहले हमने कोशिका एवं ऊतक के बारे में बताया था। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, ये सीरीज जो होगा हमारा मानव अंग तंत्र का होगा, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का होगा, जिसमें हम लोग मानव के अलग अलग अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जो वर्क फंक्शन करने वाले जो अंग तंत्र हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे, परीक्षा के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अंग तंत्र के अंदर, वो है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो है वो कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें कि आपका मुख गुहा, मुख जिसको कहते हैं माउथ कैविटी या माउथ आता है, साथ में एसोफेगस था, स्टोमैक था जिसको एब्डोमेन कहते हैं या आमाशय कहते हैं। इसके बाद हमने डोडेनम के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने लार्जर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें आहार नाल के अंतर्गत हमने देखी थी। तो मैंने बताया था कि आहार नाल के प्रत्येक पार्ट को हम लोग एक एक करके लेकर चलेंगे। मुख को हमने स्टार्ट किया है, मुख या मुख गुहा को हमने स्टार्ट किया था। और मुख गुहा के अंदर जो है सबसे पहले हमने बात कर लिया था पिछले क्लास में लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि के बारे में हमने जिक्र कर दिया था, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, कुछ स्लाइवास प्रोड्यूस करता है। स्लाइवास क्या होता है, 99.5% वाटर प्लस 0.5% ऑफ केमिकल कंपाउंड, कुछ रसायन होता है। 99.5% जो है, कई जगह पर आपको 99% भी दिखेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 99 से 99.5%, 1% टू 0.5%, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो कितने परसेंट का केमिकल होता है, हमने क्या बताया था। भोजन का जो पाचन है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या था कि भोजन का टूटना, भोजन से जो पोषक तत्व है उसका हमारे शरीर के अंदर पहुंचना। तो भोजन का पाचन, भोजन का टूटना जो है सर्वप्रथम जो है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर दो तरह का पाचन होता है, एक रासायनिक पाचन जिसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं, प्लस मैकेनिकल डाइजेशन। पिछले क्लास में हमने केमिकल डाइजेशन देखा था, जिसमें हमने स्टार्च और फैट को तोड़ा, जिसमें कि मैंने बताया कि कुछ जो स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलते हैं वो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ते हैं आपके मुख के अंदर ही। और मैकेनिकल डाइजेशन को हमें पढ़ना है आज। मैकेनिकल डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके माउथ कैविटी के अंदर क्या होता है, तो टंग होता है, टंग होता है प्लस आपकी टीथ होती है, जिसको आप लोग दांत कहते हैं, टंग और टीथ। तो आज हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ते हैं माउथ के अंदर, जिसके अंदर हमारा जीव जो है वो कार्य करता है। जीव क्या है, तो जीव एक मांस का टुकड़ा है। क्या है ये, एक मांस का टुकड़ा है जिसका कार्य होता है भोजन का लार के साथ मिक्स करना, या भोजन को लार जो सलाइवा निकला है उसके साथ मिक्स करना। और इसके अंदर जो है क्या करता है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भोजन को मिक्स करने के साथ साथ, किसके साथ, सलाइवा के साथ मिक्स करने के साथ साथ ये क्या करती है, तो भोजन को अंदर की ओर भेजने का भी कार्य करती है। आपका जीभ ही आपके भोजन को अंदर भेजती है। साथ ही साथ कुछ जो स्वाद होता है, जो भोजन का स्वाद है, उसकी संवेदनाएं भी हमें जीभ से प्राप्त होती है। वैसे तो संवेदनाएं सर्वप्रथम जो है आपके नासिका से प्राप्त होती है। आप नाक से स्मेल करते हैं। जब भोजन आपके सामने रखता है या रखाया जाता है, तो आप सबसे पहले नाक से स्मेल करते हैं और यहीं से आपका टेस्ट बड जो है वो एक्टिव होता है, जिससे कि कभी कभार देखिएगा कि कुछ खट्टा देखकर मुख में पानी आ जाता है। क्यों, तो रीजन है उसके पीछे कि क्या होता है, आप स्मेल करते हैं या फिर उसका दिमाग में एक इमेजिनेशन बनता है, जिससे कि आपके मुख में वैसा स्वाद की अनुभूति होती है, जिससे स्लाइवरी ग्लैंड जो एक्टिव हो जाता है और स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टंग के बारे में। तो टंग के बारे में देखते हैं क्या है ये टंग। तो मांसल जिह्वा, मुंह में क्या होता है, एक मांसल जिह्वा होती है, मतलब मांस का एक पार्ट होता है जिसको जिह्वा कहते हैं, जो भोजन को लार से मिलाने में मदद करता है और
भोजन का स्वाद ग्रहण करने में, भोजन जो करते हैं उसका स्वाद ग्रहण करने में मदद करता है। और क्या करता है, मुख के अंदर इधर-उधर घूमकर मुख की सफाई भी करता है। आपके मुख में अगर इधर-उधर कुछ भोजन फंस जाता है तो उसकी सफाई भी करने का किसका काम है, तो उसका आपके जीभ का काम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जीभ पर जो है, जो हमारी जीभ है उसके ऊपर कुछ जो है कलिकाएं पाई जाती है, जिसको स्वाद कलिकाएं कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं, जिसका कार्य होता है कि भोजन में जो 5 तरह की जो बेसिक टेस्ट होता है, जिसको कि मूल स्वाद कहते हैं, उसको ग्रहण करना। याद रखिएगा, जीभ के ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसका कार्य होता है 5 बेसिक टेस्ट या मूल स्वाद को ग्रहण करना, या उसके प्रति जो है वो संवेदनशील होती है। ऐसी संरचनाओं को स्वाद कलिकाएं कहते हैं, स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स कहते हैं। ये छोटी संवेदी संरचनाएं होती है। याद रखिएगा, टेस्ट बड जो है वो बहुत छोटी और बहुत संवेदी संरचनाएं होती है, जिसका कार्य होता है भोजन के अंदर मौजूद 5 प्रकार के जो मूल स्वाद हैं उसको ग्रहण करना। अब ये मूल स्वाद कौन-कौन से हैं, तो मीठा है, क्या है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है और उमामी। ये पांचों क्या है, मूल स्वाद है। मूल मतलब बेसिक टेस्ट होते हैं फूड के। इसको ग्रहण करने का काम किसका है, आपके जीभ के ऊपर जो संवेदी संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग टेस्ट बड कहते हैं, उसका काम है इसको पहचानने का। अब किसी भी वयस्क के ऊपर औसतन, किसी भी वयस्क के ऊपर औसतन जो है टेस्ट बड की जो संख्या होती है वो 2000 से 8000 के आसपास में होती है। कितनी होती है, 2000 से 8000 के आसपास होती है। और लेकिन बात ये आती है कि ये हर व्यक्ति के ऊपर जो है टेस्ट बड की संख्या, हर व्यक्ति के जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड की संख्या होती है, हो सकती है कि वो अलग अलग भी टेस्ट बड्स की संख्या हो। ठीक है, और अब यहां पर देखते हैं कुछ संरचनाओं के बारे में। पहले हम लोग यहां पर चलते हैं, पहले पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर को समझेंगे। याद रहेगा दिमाग में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जीभ का जो सतह है, जब हम जीभ को बाहर करते हैं, इसके सतह पर कभी कभी गौर से देखिएगा कुछ जो है हेयर जैसा, बाल जैसा जो है या रोए जैसा जो है कुछ रचना मिलता है। अब ये जो रचनाएं बाल नहीं होती है, बल्कि ये रचनाएं जो है छोटी छोटी मांस टाइप की रचनाएं होती है, जिसको कि क्या कहा जाता है, पैपिला कहा जाता है। क्या कहते हैं, पैपिला कहते हैं। कहता है जीभ के सतह पर 4 प्रकार की रोएदार रचनाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 टाइप की रोएदार रचनाएं पाई जाती है, हैरी जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पैपिला कहते हैं। अब ये 4 पैपिला कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिलीफॉर्म पैपिला, दूसरा फंगीफॉर्म पैपिला, तीसरा सर्कमवेटम पैपिला, तीसरा फोलिएट पैपिला। ये 4 प्रकार के पैपिला पाए जाते हैं। अब इसमें कहता है कि जीभ के ऊपर की सतह पर, ऊपर की सतह के पैपिला पर, जिन्हें फिलीफॉर्म पैपिला कहते हैं, जीभ के ऊपर की सतह पर, ऊपर वाली सतह पर, ठीक है, किनारे पे नहीं बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली सतह पर जहां पर फिलीफॉर्म पैपिला पाया जाता है, वहां पर स्वाद कलिकाएं जो टेस्ट बड होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, जिस कारण से वहां से हम किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन सामने से दोनों किनारों की ओर फैले हुए कवकनुमा या फंगीफॉर्म, कवकनुमा, देखिए कवकनुमा, कवक के समान। अब कवक तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंगी, समान, फॉर्म, कवक के समान, तो फंगी के जैसा, फंगस के जैसा, फंगस के फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फंगस फॉर्म या फंगी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो फंगी फॉर्म पैपिला होता है जिसमें कि नमकीन, मीठा, खट्टा स्वाद को ग्रहण करने के लिए संवेदनशील कलिकाएं पाई जाती है या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो फंगी फॉर्म पैपिला होता है उस पर कौन कौन से स्वाद को ग्रहण करने की स्वाद कलिकाएं होती है, तो मीठा, नमकीन और खट्टा, मीठा, नमकीन और खट्टा। याद रखिएगा, तो यहां पर फिगर में एक बार देख लीजिए, फिलीफॉर्म पैपिला और फंगीफॉर्म पैपिला। देखिए फिलीफॉर्म पैपिला कहां पर है, तो फिलीफॉर्म पैपिला जो है ये ऊपर वाले सतह पर फिलीफॉर्म पैपिला है, जिसमें कि टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, टेस्ट बड्स जो है वो अब्सेंट है।
अगर हम बात करें तो सामने वाले पार्ट पर दोनों साइड किनारों पर जो है जो टेस्ट बर्ड है वो कौन सा है? फंगीफॉर्म पेपिला है, जिसमें मीठा, नमकीन और खट्टा, मीठा, नमकीन और खट्टा स्वाद को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसके बाद तीसरा जो आता है सरकम वैलेट पेपिला। क्या है? सरकम वैलेट पेपिला होता है, जिसमें कि आप याद रखिएगा ये जीभ के सबसे पिछले भाग पर यहां पर पाया जाता है, जिसमें बहुत तीखा, जो तीखा स्वाद ग्रहण करने की क्षमता होती है। याद रखिएगा तीखा और कड़वा अलग अलग होता है। तीखा स्वाद ग्रहण करने की किसमें? सरकम वैलेट पेपिला। ये जीभ के पार्ट्स हैं, फंगीफॉर्म पेपिला पार्ट्स नहीं, मतलब जो जीभ के अंदर जो रचनाएं हैं, जीभ के सतह के ऊपर जो रचनाएं हैं उसके उसके नाम है। तो फंगीफॉर्म, फीलीफॉर्म और सरगम वैलेट पेपिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरगम वैलेट पेपिला भी क्लियर हो गया हमारा। अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। जीभ की पिछली सतह पर एकदम पीछे में देखा था अभी जस्ट हमने, पीछे में जो सतह है उस पर क्या होता है? सरकम वैलेट पेपिला होता है। इस सरकम वैलेट पेपिला में तीखा स्वाद, याद रखिएगा तीखा स्वाद ग्रहण करने के लिए जो है स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। अब आता है आपका चौथा पेपिला, जिसको फोलिएट पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिएट पेपिला कहते हैं, जिसमें बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है। इसमें जो है बेसिक टेस्ट को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसमें कि क्या होता है? नमकीन, कड़वा, खट्टा और मीठा। नमकीन, खट्टा और कड़वा और मीठा, ऐसे टेस्ट के लिए ये टेस्ट बर्ड्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इन चारों पेपिलास के बारे में कि इसकी संरचनाएं कैसी होती है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है आपका? फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला आपकी जीभ के अगले 2/3 हिस्से पर मौजूद फिलीफॉर्म पेपिला देखने में धागे जैसे, थ्रेड जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? धागे के जैसे होते हैं। दूसरे सतह के पेपिला के उलट फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते। याद रखिएगा। तो किसमें टेस्ट बर्ड नहीं होता है? फिलीफॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। क्या कहता है? ये कहां है? जीभ के अगले 2/3 हिस्से में, आगे अगले 2/3 हिस्से पर जो है ये टेस्ट बर्ड्स या फिर ये बर्ड्स मौजूद होते हैं। कौन सा? फिलीफॉर्म पेपिला। दूसरा जो है आपका है फंगीफॉर्म पेपिला। क्या है? फंगीफॉर्म पेपिला, जिसमें कि कहता है इस पेपिला को उनका नाम उनके मशरूम जैसे आकार, जैसे भी मैंने बताया था फंगस के जैसा आकार होता है, तो फंगस के फॉर्म में होता है, फंगस के जैसा होता है। तो कवक नुमा संरचना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फंगस फॉर्म या फंगी फॉर्म कहते हैं। मशरूम जैसे आकार की वजह से मिलता है। ज्यादातर आपके जीभ के किनारों और सिरे पर मौजूद होता है। कहां पर है? किनारे में, साइड वाले पार्ट में और एकदम टिप पर होता है, जिसमें कि जिसे क्या कहते हैं? फंगीफॉर्म पेपिला कहते हैं। और फंगीफॉर्म पेपिला में लगभग 1600 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब फंगीफॉर्म पेपिला में मैंने क्या बताया? नमकीन, खट्टा और मीठा, इन तीनों स्वाद को ग्रहण करने वाले टेस्ट बर्ड्स इसमें मौजूद होते हैं। इसमें टेस्ट बर्ड्स की संख्या कितनी होती है? 1600 होती है। तीसरा है सरगम वैलेट पेपिला। कौन सा है? सरगम वैलेट पेपिला। जस्ट हमने देखा था जीभ के सबसे आखिरी छोर पर, आपके जीभ के पिछले हिस्से पर छोटे छोटे उभार, आप इसको देख भी सकते हैं। आप जब जीभ को बाहर निकाल के सबसे अंतिम में देखेंगे, कुछ जो है भी शेप में, इस तरह के शेप में जो है कुछ छोटे छोटे उभार दिखेंगे सबसे लास्ट में। इसी को कहते हैं सरकम वैलेट पेपिला। और सरकम वैलेट पेपिला जो है वो छोटे छोटे उभार के रूप में रहता है, उठा हुआ रहेगा, है ना, जिसको सरकम वैलेट पेपिला कहते हैं। वे दूसरे तरह के पेपिला से बड़े होते हैं। मैंने बताया ना, ये बड़े दिखते हैं, आप आसानी से इसको जो है देख सकते हैं। इसमें लगभग 250 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 250, 250 टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। और इसका काम क्या है? ये तीखा स्वाद, सरगम वैलेट पेपिला जो है वो तीखा स्वाद को ग्रहण करने की इसमें सेंसिटिविटी होती है। अगर हम बात करते हैं फोलिएट पेपिला की, कौन सी पेपिला? फोलिएट पेपिला की बात करते हैं। क्या था? आपके जीभ के पिछले हिस्से की हर तरफ मौजूद फोलिएट पेपिला टिश्यूज, जो कि जीभ जहां पर सरकम वैलेट पेपिला है उसके दोनों साइड में देखिएगा आपका फोलिएट पेपिला होता है। कौन सा पेपिला? फोलिएट पेपिला होता है, जो कि जीभ के पिछले हिस्से पे हर तरफ, दोनों तरफ
मौजूद होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिएट पेपिला। टिश्यू की खुरदुरी सतहों जैसी दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? टिश्यू पेपर आप देखे होंगे, उस टिश्यू पेपर के एक साइड जो है खुरदुरा सतह होता है, उस खुरदरे सतह के जैसा दिखाई पड़ता है। और कहता है कि हर व्यक्ति में लगभग 20 फॉलिएट पेपिला होते हैं। कितने होते हैं? 20 फॉलिएट पेपिला होते हैं, जिसमें कई सौ टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। ये भी बेसिक टेस्ट की अनुभूति करवाता है, नमकीन, मीठा, खट्टा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो टॉपिक आता है मैकेनिकल डाइजेशन में, वो थर्ड आता है आपका दांत। दांत क्या होता है? एक कैल्शियम की बनी हुई वैसी संरचना जो भोजन को मुख में ही तोड़कर चबाने का कार्य करती है, काटने का कार्य करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दांत कहते हैं, या अंग्रेजी में टीथ कहते हैं। अब देखिए, जानकारी जो है वो सामान्य जानकारी है, लेकिन इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। अगर आप डाइजेशन पढ़ रहे हैं, इन छोटी छोटी चीजों को देखिए, मैं बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तब भी अगर आप एक बार वीडियो उठा के देख लें और सीक्वेंस में अगर आप देख लेते हैं, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम जो है बात करने वाले हैं किसके बारे में? दांत के बारे में। आप हमेशा से इसको देख रहे हैं, सबके पास दांत होते हैं। तो दांत में क्या है? दांत जो है, मुख में दांत होते हैं। मुख में क्या होते हैं? दांत होते हैं, जो भोजन को चबाकर, पीसकर महीन टुकड़ों में बदल देते हैं। अब यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहलाता है? मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है, मतलब यांत्रिक पाचन कहलाता है। जब हम यांत्रिक सहायता की मदद से जो है उसको तोड़ दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, इसी को हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। कहता है ये मुख्य रूप से जो है बाहरी परत इनामेल किससे बना है? इनामेल से बना है। और मध्य में क्या होता है? डेंटिन होता है। और अंदर में नरम भाग जो होता है उसमें पल्प होता है। क्या होता है? दांत जो है उसमें 3 पार्ट होता है। देखिएगा, किसी का भी जो दांत होता है, मैं दिखा देता हूं इमेज में। ये देखिए, ये आपका टीथ का एक छोटा सा इमेज है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये होता है क्राउन वाला पार्ट, जो आपके बाहर में दिखता है, उसको कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? CROWN। उसके बाद जो भाग मांस से ढका हुआ रहता है आपका दांत का, उसको कहते हैं नेक। क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। ठीक है। और जो हड्डी के अंदर, आपके जबड़े के अंदर फंसा हुआ रहता है, उसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं। खास करके जो क्राउन होता है, क्राउन में 2 पार्ट होते हैं। जो व्हाइट वाला आपको पोर्शन यहां पर दिख रहा है, जो सबसे कठोर, मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, ये जो व्हाइट वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है। और इस इनामेल के नीचे जो ये जो आपको क्रीम कलर का पार्ट दिख रहा है, इस क्रीम कलर के पार्ट को ये हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, इस क्रीम कलर के पार्ट को कहते हैं डेंटिन। क्या कहते हैं? डेंटिन। 3 पार्ट होते हैं ना, इनामेल, डेंटिन। उसके बाद यहां पर अंदर में जो ये रेड कलर का आप पार्ट देख रहे हैं, इसको कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं? इसको पल्प कहते हैं। ठीक है। पल्प के बाद देखिएगा, एक और संरचनाएं होती है। जो ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है, ये जो आपको जाएगा, ये वाला पार्ट जो है, इसको कहते हैं सीमेंटम। क्या कहते हैं? इसको सीमेंटम कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका बोन, जो कि जबड़ा है आपका, सीमेंटम होता है। ठीक है। ये जो आपका निचला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्रीम कलर का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। और इसी पल्प के अंदर से न्यूरॉन सेल्स और ब्लड वेसल्स जो है आपके दांतों तक पहुंचती। आरसीटी के अंदर यही चीज, आरसीटी रूट कनाल ट्रीटमेंट जो होता है, दांत का एक इलाज है, जिसमें कि डॉक्टर्स क्या करते हैं? दांत के ऊपर से छेद करते हैं और इसी नर्वस टिश्यूज को क्या करते हैं? कट ऑफ कर देते हैं।
जिससे दांत जो है रहता तो है, दिखता तो है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई सेंसिटिविटी नहीं रह जाती। इसी प्रोसेस को आरसीटी कह देता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ने पर ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। कहता है इनामेल जो है, इनामेल देखिएगा, इनामेल क्या है? इनामेल यह सबसे बाहरी परत है। क्या ये? सबसे बाहरी परत है जो दांतों को टूट फूट से बचाती है, जो दांतों को टूटने फूटने से बचाती है, हटने से बचाती है, और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा, यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इनामेल, जो कि दांत पर होता है। इनामेल जो है मेनली किससे बना हुआ है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किसे? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामक क्रिस्टल जैसी संरचना बनाती है। कैसे संरचना? हाइड्रोक्सी एपेटाइट जैसा क्रिस्टल जैसा जो है संरचना में ये व्यवस्थित रहता है। कौन? इनामेल का कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, क्या जो इनामेल है वो किससे बना हुआ है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। जो कि कैसा संरचना है? तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जैसी संरचना है, क्रिस्टल जैसा संरचना होता है। मतलब हाइड्रोक्सी एपेटाइट जैसा जो है वो व्यवस्थित है। कौन? कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि इनामेल जैसी संरचना बना रहा है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर टिश्यूज होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर टिश्यूज कौन है? तो इनामेल टिश्यूज है। कहता है और इसमें लगभग 96% खनिज, कितना है? मिनरल्स 96% मिनरल्स है, 1% प्रोटीन होता है और 4% प्रोटीन पानी होता है। आपके इनामेल टिश्यूज में क्या होता है? तो याद रखिएगा 96% मिनरल्स होता है, 1% ऑफ प्रोटीन होता है और 4% जो है वो पानी होता है। ये क्या था आपका? इनामेल। इनामेल के बाद अब हम लोग देखते हैं डेंटिन के बारे में। ये पार्ट क्या है आपका? डेंटिन वाला पार्ट है। डेंटिन कहता है यह इनामेल के नीचे होता है। कहां होता है? इनामेल के नीचे होता है, और एक हड्डी जैसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? यह भी एक प्रकार के हड्डी जैसा पदार्थ है, और यह दांत को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ये दांत को जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, और इसमें तंत्रिकाएं होती है, इसमें सेंसिटिविटी आएगा। याद रखिएगा, इनामेल अगर किसी का घिस जाता है तो वो डेंटिन के पास अगर पहुंचता है, इसी कारण से क्या होता है? गर्म ठंडा जैसे चीजों का सेंसिटिविटी जनरेट हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है? न्यूरॉन्स है। आपके दांत पर अगर किसी का दांत जो है वह स्वस्थ है तो उसे सेंसिटिविटी नहीं होता। कारण क्या है? उसका इनामेल परफेक्ट है, इनामेल मजबूत है। अब यही इनामेल जैसे कमजोर हो जाएगा या इनामेल टूट के हट जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? डेंटिन वाले पार्ट पे। ये भी तो हड्डी जैसी ही संरचना है, ये भी तो नॉर्मली दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिससे कि हायर सेंसिटिविटी जनरेट होता है। अब अगला क्या है? पल्प है। यह दांत का सबसे अंदरूनी नरम भाग होता है। यह दांत के सबसे अंदर, सबसे मिड वाला जो पार्ट होता है, सबसे अंदर होता है और सबसे नरम पार्ट होता है दांत का। इसमें रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स होता है, साथ में न्यूरॉन्स भी होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स भी होता है, जो दांतों को क्या करता है? पोषण देगा और मस्तिष्क तक संदेश भेजता है, ब्रेन तक संदेश भेजने का भी काम यही करता है। उसके बाद अगला क्या है? सीमेंटम। क्या है? सीमेंटम। यह दांत की जड़ों को और मसूरों को, याद रखिएगा, जड़ों को मसूरों और जबड़े की हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू है। सीमेंटम क्या है? दांत की जड़, जो रूट वाला पार्ट है, उसको मसूरा, जो मसूरा है हमारा, उससे और जबड़ों की हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यूज होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीमेंटम कहते हैं। याद रखिएगा, सीमेंटम। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया दांत की संरचना के बारे में, तो समझ में आ गया। एक बार इमेज देख लीजिए आप। रूट, ये सबसे निचला पार्ट जो है वो रूट कहलाएगा, उसके बीच में नेक कहलाएगा, और उसके ऊपर में क्राउन कहलाएगा।
व्हाइट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इनामेल कहते हैं। उसके नीचे जो और हड्डी जैसी संरचना है डेंटिन है, इसमें किसी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं होती है, लेकिन इसमें सेंसिटिविटी होती है, इसमें सेंसिटिविटी होती है। और इसमें सीमेंटम में भी हो, और सीमेंटम नहीं, कहाँ गया हमारा ये पल्प वाला पार्ट, इसमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा जबड़ा के ऊपर जो मांस वाला भाग होता है, जो दांत को ऊपर से ढके हुए रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गम कहते हैं। क्या कहते हैं, गम। और यही कहलाता है गम ब्लीडिंग। यही क्या कहलाता है, गम ब्लीडिंग। क्या होता है, जब ये मसूरा जो है, ये वाला पार्ट जो है दांत को छोड़ देता है, यहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गम ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, और ये डेंटिन, जब ये इनामेल टूट जाता है किसी कारणवश, कुछ गलत चीज के वजह से, जिससे क्या होता है, इसी डेंटिन पर आ जाता है। डेंटिन में क्या है, नर्वस टिश्यूज है, जिससे कि इसमें सेंसिटिविटी होता है। सबसे बाहरी पार्ट इनामेल, उसके बाद जो है डेंटिन होता है, सबसे मध्य में क्या होता है, पल्प होता है, जिसमें कि न्यूरॉन टिश्यूज होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जो कि पूरे टीथ को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके बाद सीमेंटम होता है। सीमेंटम वो पार्ट होता है, ये जो मसूरा है और ये जो दांत का जबड़ा है, इसको जोड़ने का काम करने वाला, जोड़ने वाला एक टिश्यू होता है सीमेंटम। ठीक है, जो कि जोड़ के रखने का काम करता है। चलिए, अब याद रखिएगा कि जो शैशवा अवस्था होती है, जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उसमें जो दांतों की संख्या होती है 20 होती है, जिसको कि कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है इसको, दूध के दांत। पहले शैशवा अवस्था में दूध के दांत होते हैं, निकलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और 6 से 8 साल की उम्र में, याद रखिएगा 6 से 8 साल की उम्र में ये दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और उसकी जगह पर स्थायी दांत। याद रखिएगा ये जो मिल्क टीथ होता है, ये टेम्पररी टीथ होता है। क्या होता है, टेम्पररी दांत होता है ना, ये अस्थायी होता है मिल्क टीथ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 6 से 8 साल की उम्र में ये जो 20 दांत होते हैं वो कंप्लीटली गिर जाते हैं, उसके जगह पर क्या होता है, स्थायी दांत, जिसको कि परमानेंट टीथ कहते हैं, वो निकलने लगते हैं। और ये निकलते हैं, और ये जो है वृद्धावस्था में दांत गिर जाने से उस स्थान पर नए दांत फिर नहीं निकलते हैं। मतलब जब उम्र हो जाता है, एक उम्र तक पहुंचते हैं, तो उसी उम्र में जो है ये दांत, जो अस्थायी दांत निकले हैं, वो अगर एक बार टूट गया, वो एक बार निकल गया, वो दोबारा वापस नहीं लौटता है। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में, याद रखिएगा कितने जबड़े हैं, 2 जबड़े हैं मुख गुहा के अंदर, एक नीचे जबड़ा और एक ऊपर जबड़ा। नीचे का जबड़ा जो है वो मूव करता है, याद रखिएगा जबड़ा जो है कौन सा मूव करता है, नीचे का। ऊपर का जबड़ा जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, नीचे का जबड़ा मूव करता है। तो एक मनुष्य जो है, एक वयस्क मनुष्य है, उसके मुख गुहा में दोनों जबड़ों को अगर मिला दें, उसमें जो कुल दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। इसका मतलब ऊपर वाले जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। अब इन दांतों की जो संख्या है वो 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 32 दांतों को अलग अलग 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कहता है ये सभी दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, और कार्य के दृष्टिकोण से भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें आगे पीछे की ओर क्रमशः, आगे से पीछे की ओर, फ्रंट से पीछे की ओर, जब हम दांतों को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर डिवाइड अगर करते हैं तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के दांत होते हैं। जो हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। अब इसमें जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें कि अगर हम इसको देख लें तो एक इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। अगर हम यहां पर कहते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर 8, और ऊपर में भी इधर 8, और ऊपर में भी इधर 8। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर चलें, दांत को समझना है, ठीक है। अब यहां देखिए, ऊपर में इधर 8, ऊपर में इधर 8, नीचे में इधर 8 और नीचे में इधर 8। इधर देखिए 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर
और 3 मोलर। कितने हो गए? 3 2 5, 3 8 दांत हो गए। तो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 1/4 में, 1/4 है ना, क्वाड्रेंट में जब हम डिवाइड करते हैं तो 1/4 है, 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो अगर हम कंप्लीट में जाएंगे, इंसीजर की संख्या कितनी होगी? तो 1/4 में 2 है, तो कंप्लीट में कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8। इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद कैनाइन की संख्या अगर 1/4 में 1 है तो 4 में मिला के कितना होगा? कैनाइन की संख्या 4 होगी कुल, ठीक है। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या 1/4 में अगर 2 है, 2 यहां होगा, 2 इधर होगा, 2 ऊपर होगा, 2 यहां पे होगा, 2 2 4 2 6 2 8। कितने हो गए प्रीमोलर की संख्या? 8 हो गई। इसके बाद यहां पर देखिए, अब मोलर की संख्या, ये 1/4 में 3 है, तो इधर भी कितना होगा? 3 होगा, इधर भी कितना होगा? 3 होगा, इधर भी कितना होगा? 3 होगा। तो 3 चौके 12। कितना हो गया? 12। अब यहां पर अगर हम टोटल करते हैं, 8 4 12 8 20 10 30 2 32, तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? तो याद रखिएगा 32 दांत होते हैं। और 32 दांत में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। अगर इंसीजर की संख्या की बात करें तो 8 इंसीजर होता है, कैनाइन की बात करें तो 4 कैनाइन होता है, प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, मोलर की बात करें तो मोलर की संख्या 12 होती है। चलिए अब इसको हम लोग एक एक करके यहां पर पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। देखिए कहता है ये सभी जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आगे से पीछे की ओर क्रमशः इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है। इंसाइजर को ही क्या कहते हैं हम लोग? कृदंतक कहते हैं, कृंतक कहते हैं, सॉरी कृंतक कहते हैं। और कैनाइन को रदनक कहते हैं, रौदने वाला। अग्र प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं, मोलर को चवर्णक कहते हैं। हिंदी भी याद रख लीजिएगा। अब इंसाइजर मैंने बताया था कितना होता है? 8 होता है। कैनाइन कितना होता है? 4 होता है। प्रीमोलर कितना होता है? 8 होता है। मोलर कितना होता है? 12 होता है। 1/4 में मैंने करके दिखाया था। अब इंसाइजर का काम क्या है? भोजन कुतरने का काम करता है। इंसाइजर का कार्य क्या होता है? भोजन को कुतरने का, आगे वाले पार्ट से दांत से कुतरता है। कैनाइन से क्या करता है? चीरने फाड़ने वाला। यही कैनाइन जो है वो थोड़ा मनुष्य में कम विकसित होता है। जो मांस ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो चीर फाड़ ज्यादा करते हैं मांस का, उसके कैनाइन का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? कैनाइन जो है वो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिससे कि उसको चीरने फाड़ने में मदद करता है। तो देखिएगा कि जानवरों में इसी कैनाइन की लंबाई बढ़ी हुई रहती है। कितनी है? मनुष्य में 4 कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर 8 होते हैं, जिसका काम क्या है? भोजन को कुचलने और पीसने का। क्या है? भोजन को दाबेगा और पीसेगा। मोलर का काम क्या है? तो भोजन को कुचलने और पीसने। देखिएगा आपके सबसे आखिरी में जो है प्रीमोलर और मोलर होता है, दोनों से ही क्या करते हैं? चबाते हैं और पीसते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं। और इंसाइजर से क्या करते हैं? कुतरते हैं। दांत के आगे वाले साइड से कुतरते हैं कभी नहीं ना, फ्रंट से कुतरते हैं। कैनाइन से क्या करते हैं? भोजन को चीरते फाड़ते हैं। चीरेंगे फाड़ेंगे क्या? तो जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनके लिए इस दांत का उपयोग होता है, बाकी और किसी के लिए इसका उपयोग नहीं है। मैंने इमेज में भी समझा दिया। अब यहां पर बात आती है अकल दाढ़ की, जिसको अकल चौवा कहते हैं या फिर इसको कहते हैं विजडम टिथ। क्या कहते हैं? विजडम टिथ। अकल दाढ़, विजडम टिथ आपके मुंह के सबसे पीछे उगने वाले दांत होते हैं, दाढ़ के दांत होते हैं, जो आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलते हैं। कब निकलते हैं? 17 से 25 वर्ष की आयु में ये सामान्यतः जो है निकलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अकल दाढ़ कहा जाता है, या इसी को विजडम टिथ कहा जाता है ना। तो विजडम टिथ कब आता है? तो 17 से 25 साल में होता है। अब ये अगर हम बात करते हैं तो सबसे पीछे उगने वाला, तो सबसे पीछे उगने वाला कौन सा दांत था? मोलर था ना। कौन सा दांत था सबसे पीछे उगने वाला? तो मोलर था।
ये मोलर दांत जो है, ये मोलर दांत जो है वो विजडम टीथ में से काउंट में आता है। तो उम्मीद करता हूं आज पाचन में जो भी चीजें मैंने बताई, चाहे वो जिह्वा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके दांतों से रिलेटेड हो, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डुओडेनम और एब्डोमेन की बात करेंगे। जबकि भोजन अब मुख से हमने चबा लिया, इसमें लार हमने मिक्स कर लिया, अब कौन कौन से दांत से हमने चबाया ये भी पता चल गया, जिह्वा से हमने उसमें लार कैसे मिलाया वो भी हमने समझ लिया, और कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड से लार निकला होगा वो भी हमने समझ लिया। अगले वीडियो में हम अब इस भोजन को एसोफेगस से नीचे उतारेंगे। ये गर्दन वाला जो है लैरिंग्स वाला पार्ट से नीचे उतारेंगे, जो कि एसोफेगस वाला पार्ट होगा। एसोफेगस जो है गर्दन के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर तक, जो कि एब्डोमेन और मुख गुहा को कनेक्ट करने वाला एक पाइप होता है। एसोफेगस में इसका कोई क्रिया नहीं है, जो भोजन मुलायम हो चुका है, जो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले स्लाइवा में जो पल्प है या फिर जो उसमें क्या कहते हैं म्यूकस है, उसमें मिल के स्मूथ हो चुका है और आपके एसोफेगस से आराम से वो नीचे जाएगा और आपके एब्डोमेन तक पहुंचेगा। अब एब्डोमेन में जब ये पहुंचेगा तो हम लोग बात करेंगे एब्डोमेन में इसके साथ कैसी चीजें होंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब आएगा, सिर्फ प्रोटीन को पचाने वाला कब आएगा, इसमें कैसे म्यूकस होते हैं, कैसी वर्क होती है, कौन कौन से इसमें पदार्थ आकर मिलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं किसी भी प्रकार का सुझाव। आज सुझाव के साथ साथ अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो नीचे में लाइक का भी बटन है, लाइक के बटन पर उंगली फेर सकते हैं। उंगली फेरने से लाइक अगर होता है तो हमें अप्रिशिएशन मिलता है। तब तक इस वीडियो को देखिए, मजे कीजिए, खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।